मैं अर्पित मिश्रा। ये इम्पैक्ट बोर्ड की तरफ से ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें वी आर ऑल वंस वी वर एस्पिरेंट्स, पर आज हम 6 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब में, जिससे हम आपको एक नया टाइप का मार्गदर्शन देना चाहेंगे। देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बट एज एन एस्पिरेंट व्हाट वी फेल्ट, जो भी हमने वहाँ पे देखा और जो हमने इम्प्लीमेंट किया, हमारा बेसिक वही ट्राई हुआ कि हम वो चीज़ आज जो उसको आपको सिखा सकें कि आप भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारा तरीका थोड़ा-सा नया होगा, हमारी नॉलेज थोड़ी प्रिसाइज़ होगी। नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास बहुत सारे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी या बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बट वील बी वेरी कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज़। हमारे अलग टीचर्स अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको अच्छे से नॉलेज देंगे। अभी हमने आरआरबी एनटीपीसी जो अभी अहेड आ रहा है हमारे, उसके लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज़ लॉन्च की है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हम डिस्क्रिप्टिव वे में हर सब्जेक्ट, चाहे वो मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो मैं डिस्क्राइब करूँगा। ऐसे ही हमारे पास और फैकल्टी है जो और भी करेंगे। सो आज की सीरीज़ में हम एनटीपीसी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एक को रिलेटेड रहेगा, 1, 2, 3 जितने भी कोई पर्सन इंडिविजुअल कोई भी टॉपिक से जितना हम दे सकते हैं वो भी हम ट्राई करेंगे। तो ये इम्पैक्ट बोर्ड चैनल को प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसके वीडियोस देखिए। कोई भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्ट बोर्ड के नाम से रहेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। जो भी यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसका जो भी पीडीएफ या रिसोर्स होगा या पीपीटी, वो हम उसमें भी जाके शेयर करेंगे। तो विल स्टार्ट इट, हम बिगिन करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। So this is the RRB NTPC for the PYQ series for the coming exams NTPC। चलिए, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज हम देखेंगे वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। देखिए, प्रार्थना समाज मॉडर्न इंडिया के टाइम में आप देखेंगे कई सारी सोसाइटीज इमर्ज करती हैं, कई सारे एमिनेंट इंडिविजुअल्स जो उस टाइम पढ़ लिख गए वो चाहते थे जो उस टाइम की कुरीतियां हैं, कास्ट, फीमेल के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, अनटचेबिलिटी था, तो क्योंकि उससे एक इंडिया की बहुत बैकवर्ड इमेज बनती थी और वो कहीं न कहीं उससे आगे निकलना था, तभी हमारा डेवलपमेंट हो सकता था। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्रार्थना समाज। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट दिखाना चाहूँगा, जो-जो अलग-अलग सोसाइटीज़ थी। जैसे आप देखेंगे, अभी जो क्वेश्चन था हमारा उससे जुड़ा हुआ था आत्माराम पांडुरंग जी से। अगला है, देखिए, अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला आता है, हम कुछ ऐसे और आपकी सोसाइटीज़ लेके आए हैं जो इस टाइम बहुत प्रोमिनेंट थी, जो क्वेश्चन में जो आपके एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ टाइमलाइन भी है, लोग सेम होंगे, लेट्स ट्राई। देखिए, सबसे पहला हमने यहाँ देखा आत्मीय समाज। इसको लेके आए थे राजा राम मोहन रॉय जी, 1814, रिमेंबर द ईयर। इससे पूरी लिस्ट है, तो कुछ हमने एक्सप्लेन भी करे अच्छे से, जो आपको लगता है जिसकी जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है यंग बंगाल मूवमेंट। इसके संस्थापक थे, फाउंडर कह सकते हैं, हेनरी विवियन डिलूजियो। ईयर है 1826। अगर हम अगले पे हैं तो वो है ब्रह्मो समाज। ये बहुत प्रोमिनेंट है, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई है तो वो यही है। इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। ईयर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828। धर्म सभा राधाकांत देव, 1829। तत्वबोधिनी सभा, इनकी एक पत्रिका भी आती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। पत्रिका है तो लाइक अ न्यूज़ लेटर जो भी होता है उसको। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ईयर है 1839। आगे जाके देखेंगे तत्वबोधिनी सभा मर्ज हो जाएगी जाके, ये मर्ज हो जाएगी जाके ब्रह्म समाज में। अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन, ये एक लीडर थे, ये भी ब्रह्मो समाज से जुड़े थे, लेकिन जब डिफरेंसेस आए तो इन्होंने अपने खुद का ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट अगर पूछा जा सकता है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 1870 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो केशव चंद्र सेन दोनों से रिलेटेड है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया से भी और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी। लेकिन मेरी हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ या धीरे हो, तो आप प्लीज़ यूट्यूब की स्पीड को या चैनल के जो भी वीडियो की स्पीड को मैनेज करके उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो हमारा, वो है साधारण ब्रह्मो समाज। इसमें है आनंद मोहन बोस और शिव नारायण शास्त्री जी। ईयर है 1878। उसके बाद अगले में आप जाएंगे परमहंस मंडली। देखिए, परमहंस मंडली भी अगर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, वो
पांडुरंग अलग थे, ये आत्माराम पांडुरंग अलग हैं, ये दादोबा पांडुरंग हैं। तो परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, ईयर है 1849। अगर आप प्रार्थना समाज में जाएं, ईयर है 1867। तो देखिए ये थोड़ा लेटर में आए थे। लेकिन परमहंस मंडली और प्रार्थना समाज देखिए दोनों कंफ्यूजिंग है, पी है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इनका एक क्वेश्चन अगर थोड़ा डीप जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है प्रार्थना मंडली से रिलेटेड। रिमेंबर, मंडली से रिलेटेड कि राम बाल कृष्ण जयकर इसके प्रेसिडेंट थे जब ये फाउंड हुई थी। तो प्रार्थना समाज के अभी आप देखते हैं बॉम्बे में फाउंड हुई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ईयर है 1867। आर्य समाज अब जानते हैं मेरे ख्याल से सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ए के मूल शंकर, मोरबी गुजरात से थे। ईयर है इनका 1875। अगले में आए अगर आप देखें तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, और राधा स्वामी मूवमेंट से रिलेटेड थे आगरा में तुलसीराम जी, ये एक बैंकर भी थे। ईयर है 1861। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पढ़ा, हो सकता है मेरे से कुछ मिस भी हो गई हो, और आगे जब हम डिस्क्रिप्टिवली और भी कंटेंट आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैंने 2-3 और सोसाइटीज़ को थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन किया है, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए आर्य समाज से जो मेन क्वेश्चन इनका बनता है कि ये फाउंडेड स्वामी दयानंद, इनका नाम वैसे मूलशंकर भी है। ये ताल्लुक़ रखते थे मोरबी, गुजरात। लेकिन इन्होंने जो फाउंड करी है, वो फाउंड करी थी आप देख सकते हैं बॉम्बे में, ईयर 1875। मोटोस अगर आप आर्य समाज से रिलेटेड करें तो सब इनकी जो मेन फिलॉसफी रही है वो वेद, गो बैक टू द वेदास। मतलब आप जो भी आपके अंदर इल विल है, जो भी हम देख रहे थे उस टाइम बहुत सारे डिवाइडेशन थे कि एक इंसान या अलग अलग सेक्ट के लोग अलग अलग चीजें फॉलो कर रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने के लिए, जैसे आप देखेंगे इन्होंने उस टाइम जो पुराण थे और आइडल वर्शिप थी, इसको कास्टिज्म थे, अनटचबिलिटी, ये इसके प्योरली अगेंस्ट थे। मतलब एक ये एक बेटर सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो गो बैक टू द वेदास इनकी एक थ्योरी है, इंडिया फॉर द इंडियंस ये भी उनकी एक, मतलब मान लीजिए इनके वर्क्स हैं। इन्होंने अच्छा काम किया विडो रीमैरिज के लिए, दयानंद व्यूज ऑल्सो। इनके जो लिटरेरी वर्क अगर पूछा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सत्यार्थ प्रकाश। और अगर इनसे पूछा जाए इन्होंने और क्या क्या लिखा है, तो आप देखेंगे वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रिपीटेड सवाल है वो शुद्धि शुद्धि मूवमेंट किसने चालू करी, तो उससे पूछा जाएगा शुद्धि मूवमेंट किसने चालू करी, तो वो होंगे आर्य समाज जी। और या फिर कह सकते हैं स्वामी दयानंद जी। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा इसमें रामकृष्ण मिशन। ये आप बेसिकली जानते होंगे, बहुत मशहूर है। स्वामी विवेकानंद जी, मैंने यहाँ लिखा नहीं है रिस्पेक्टफुली, स्वामी विवेकानंद जी ग्रेट पब्लिक फिगर। इनका जो लेक्चर था आप आगे पढ़ेंगे जाके, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में एट शिकागो, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम प्रेज वर्ती हुआ 1893, जिससे इनको नाम मिला। इनका असली नाम अक्सर पूछा जाता है, तो अगर है तो नरेंद्र नाथ दत्त। 1897 में इन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया। बेसिक मकसद ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। सोशल वर्क तो आप समझिए सामाजिक काम करना। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का यहाँ मतलब होता है बेसिकली कि ह्यूमंस जो भी आप सेवा कर सकें। बहुत लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, भुखमरी है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी सूखा पड़ रहा है, तो ये कलेक्टिवली एज अ पर्सन लोगों को हेल्प करने के लिए काम करते थे। इनके दो बहुत पब्लिश्ड जो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है इनकी, क्योंकि लैंग्वेज में भी ये पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाता है। उद्बोधन वॉज रिटन इन उद्बोधन बंगाली लैंग्वेज में आता था, और प्रबुद्ध भारत आता था इंग्लिश में। तो आप ये दोनों चीज मेरे हिसाब से याद रखिएगा, उद्बोधन बंगाली और प्रबुद्ध भारत इंग्लिश। और अगला है हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर फाउंडर पूछा जाएगा तो वो ये दो, मैडम एच पी ब्लेवेट्स्की और कर्नल एम एस ऑलकॉट, और अमेजिंगली यूएस 1875। ये तीन चीज है जो सबसे ज्यादा बेसिकली अगर पूछी जाएगी, इसके फाउंडर, इसकी डेट। लेकिन इसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है इनका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने लेटर इसको ज्वाइन किया 1882 में। आप देखेंगे ये इंडिया में इसका शिफ्ट हो गया, अदियार में इसका हेडक्वार्टर बना। एनी बेसेंट का रोल आप देखेंगे, इनका रोल कई मतलब टाइमलाइन में जाए तो इनका रोल जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनाया था बनारस में। उस टाइम बनारस मतलब आज की वाराणसी 1898। यही लेटर जाके आगे जाके बना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्वराज के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। होम रूल लीग जो आप आगे अगर डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, होम रूल लीग स्टैब्लिश करी गई इनकी तरफ से। एनी बेसेंट इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी।
तो होम रूल लीग की स्टैब्लिशमेंट, मतलब एनी बेसेंट एक बहुत अच्छा कैरेक्टर थी। उनका हिंदू बिलीफ्स में बहुत ज़्यादा, हिंदुइज्म में बहुत बिलीव था। वो रिवाइव करना चाहती थी। मतलब बेसिकली इन्होंने बहुत काम किया उस टाइम के हिसाब से। आयरिश वुमन थी ये। तो अब आप देखेंगे कि इनके मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताए हैं, चाहे अगर आप इनको और पढ़ना चाहें। हम भी इसको मतलब एज ए मॉडर्न जब हम कवर करेंगे तो इसको भी हम जरूर कवर करेंगे। इसमें एक और है वेद समाज। देखिए कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैं इसको पढ़ता रहा हूँ। वेद समाज वो स्टैब्लिश बाई केशव चंद्र से, ये भी याद रखिएगा। अभी हमने पीछे भी केशव चंद्र सेन को पढ़ा था। और अगर केशव चंद्र सेन के साथ आता है श्रीधरलू नायडू, तो ये वेद समाज ईयर है इंपॉर्टेंट 1864। ये असल में क्या है, थोड़ा सा डीप और कंफ्यूजिंग है। बेसिकली ये ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज इज वेरी कॉमन, विडो मैरिज एक्ट, अबॉलिशन ऑफ साथी, उस टाइम कौन से गवर्नर जनरल थे। तो हम इसको भी, ये सब भी कवर करेंगे आपके सामने। और भी पीडीएफ में आपको जल्द ही एक गवर्नर जनरल और आपकी जितने भी वाइसरॉय थे अलग अलग टाइम में, पूरी टाइमलाइन में, उनका एक हम लोग पीडीएफ की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आपको वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल, और उसको हम एक यूट्यूब वीडियो से भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे बहुत जल्दी उस टाइमलाइन में आप कुछ जो इवेंट्स है आप उसको बहुत ही प्रिसाइज रूम में जान सकेंगे, किसके अंदर क्या काम हुआ, लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट का। भाई अभी हम पीवाईक्यूज पे ही फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गार्बल कर सकते हैं। तो अगली पे हम आए तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए इसका जो ईयर है वो है 1986। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ आपको जो टाइमलाइन है वो दिखाना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये देखिए, अब हम एक बार इसको देखेंगे। अगर आप, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। देखिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए कुछ कन्वेंशंस भी हैं, वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपको हम एक टाइमलाइन अभी देना चाहते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको अटेम्प्ट करवाएं इस बार वाले क्वेश्चन में। तो जो सबसे पहला एक्ट आया था, अगर आप देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, टाइमलाइन देखिएगा, ये 1974 में आया था। अमेंडमेंट इसका 1988 में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, तो वो बना था इस वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1970। इसमें पावर मिली, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बना। उसके बाद तो अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट और 1974। उसके बाद एयर प्रिवेंशन, अब इसके बाद देखिए, वाटर पहले एयर बाद में, 1974 और 1981। अगर आप एयर की बात करेंगे तो ये 1981 में, अमेंडमेंट सेम 1987 के आसपास। इसमें भी असल एयर पोल्यूशन का जो रेफरेंस आता है वो इससे आता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में। इसके ही रिजल्ट में ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया था। इसमें थोड़ा सा और मतलब से सीपीसीबी और एसपीसीबी को और पावर मिला था, असल में पेनल्टी लगा सकें या और भी चीज़ें कर सकें, मतलब पोल्यूशन को ओवरऑल कंट्रोल करना था। देखिए टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, हम अभी उस पर काम करेंगे इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में। इसलिए इसको डिस्कस करूँ क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला अगर हम देखें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ, इसका टाइमलाइन अच्छा है। जैसे ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आई थी आपका, अगर आप देखें 1972 में। इससे इंडिया पार्टी बन गया था साइट्स में। ये पूछा जाता है, सवाल अक्सर पूछा जाता है। साइट्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कन्वेंशन ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। कुछ लोगों की हंटिंग, कुछ जो पर्टिकुलर आपके फौना है या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी जो हंटिंग होती थी या उनको प्रोटेक्ट करना था, तो ये एक साइट्स नाम का कन्वेंशन आया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें इंडियन कुछ लिस्ट बनाई गई, अलग अलग शेड्यूल बनाए गए, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हैं, जिसके तहत उनको इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया। जैसे आपको शेर है, आप नहीं मार सकते आज के देश में, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाना। आप जानते होंगे इंडिया इज द ओनली कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, मोर देन 3000 आई गेस। लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आपकी इंडिया में है आज की डेट में। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसमें क्या था कि मेन इसका था कि प्रोहिबिट करना हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, शेड्यूल्ड एनिमल्स। कुछ को अलग अलग डिग्री, जैसे कोई कम है कोई ज्यादा, तो सबको शेड्यूल में डाला गया जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी भी 1992 इसी एक्ट के अंदर बनाई गई। प्रेजेंट में देखें तो इसमें 6 शेड्यूल, अगर पूछा जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने 1972 में कितने शेड्यूल है, तो आप देखेंगे इसमें आपके 6 शेड्यूल है, जिसमें 1 और 2 बहुत
इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रेड एंड हंटिंग, 6 इज फॉर प्लांट्स। तो अगर इनमें डिस्टिंक्शन पूछा जाए तो 1 और 2 प्रोहिबिटेड या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज कैरी करते हैं, और आपका जो 6 है ये, इसको आप पढ़ेंगे, ये प्लांट्स के लिए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे नेशनल टाइगर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, क्योंकि टाइगर्स बहुत कम हो गए थे पॉपुलेशन में, उनको बढ़ाना था, या उनको उनका पॉपुलेशन बढ़ाना था, उनको कंजर्व करना था, इसलिए अगर आप पढ़ें तो इसमें नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी इसी के अंदर बनती है। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बनता है, पाया था 2006 अमेंडमेंट। अगला मैं आपको पढ़ाता हूँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपका सवाल आया था जिससे, ये एक ब्लैंकेट एक्ट है। ये इसको पावर अगर आप देखिए, अगर पूछा जा सकता है वैसे बहुत डीप हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 48 ए से इसको पावर मिलती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 51 ए से, जो हमारी जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन, एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, आपस में सफाई रखना, ये सबसे हम करते हैं। अगला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, 2002 में आया है ये। इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का वो हुआ है, बनाया गया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें इसके ऑब्जेक्टिव निशान थे, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन हुआ था आपका 1992 में। एक और है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आप बस इनका ईयर याद रखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1980। इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्राइवर्स, असल में इसमें क्या था, कुछ लोग जैसे आप जब फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है तो वहाँ के आसपास की जो ट्राइबल लोकल कम्युनिटी जो उससे यूज करती है, वहाँ से वुड्स लेती है, तो अलग अलग एरिया को, मतलब उसमें डेफिनेशन दिया गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या फॉरेस्ट पे राइट्स, कम्युनिटी कैसे अपनी राइट्स ले सकती है। तो ये कब आया था आपका 2006 में। उसके बाद वैसे ही कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड, ये आप जानते ही होंगे, ये फर्स्ट इशू हुआ था 1991 में, इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए सवाल तो ये 1991 में सबसे पहले आया था। आप इसमें यहाँ जाके देख सकते हैं 1991 का ये रूल, अमेंडमेंट 2011, अमेंडमेंट 2008। आइलैंड प्रोटेक्शन 2011, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रूल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये कब आया था, तो ये 2000 में आया था। अगला है वेटलैंड कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट, देखिए बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाता है मुझे पता है, तो आप बस याद रखिए, एनजीटी एक्ट कब आया था 2010 में, वेटलैंड कंजर्वेशन कब आया था 2017 में। हम इसको शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। एनजीटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू इम्प्लीमेंट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता था जो बहुत ज्यादा लेवल पे पोल्यूशन फैलाते थे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस। अगला पे हम अब आपको आगे के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। देखिए बेसिकली हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बेसिक हमारा जो यहाँ पे एम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन दे सकें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपको बता दूं, ये लीजेंस में शो होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक तरीके से आपस में दो लोग आपस में रिलेट होते हैं, उसमें कई टाइप के एमिनलिज्म है, कमेंसलिज्म है, और प्रेडेटरशिप है। मैं आपको इसको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। हाँ, इसमें आइए देखिए, सबसे ऊपर है इसमें म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, इसमें दोनों विन विन सिचुएशन में रहते हैं, कि इस दोनों को बेनिफिट्स, इसमें इतना याद रखिए, बेनिफिट्स बोथ स्पीशीज। कमेंसलिज्म पॉजिटिव और जीरो रिलेशनशिप, कि एक को फायदा, कि एक को बिल्कुल भी फायदा नहीं है, वन स्पीशी को बेनिफिट होता है, अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है। अगला आते हैं अमेंसलिज्म। अगर आप मेंजलिज्म है तो इसमें एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है, किसी एक को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, लेकिन एक को होगा नेगेटिव, मतलब एक के होने से आप मान के चलिए ये हैं दो, ए और बी, ए की वजह से बी को दिक्कत हो रही है, मान लेते हैं, मतलब ए कुछ करता है, उसके एक्शन से बी को प्रॉब्लम हो रही, लेकिन बी की प्रेजेंस से भी इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो आप ये समझिए, बी प्रॉब्लम में है, ए नहीं, तो ए की प्रेजेंस से बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए की प्रेजेंस से, सॉरी, बी को प्रॉब्लम है लेकिन बी की प्रेजेंस से ए को प्रॉब्लम नहीं है, तो इज अ नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन। प्रेडेशन, इसमें एक जीतता एक हारता है, आप जानते हैं, शेर शिकार करता है, एपिक्स प्रेडेटर। आपके वैसे ह्यूमन में मानता हूँ, लेकिन अभी हम जंगल के हिसाब से लायन या टाइगर को इसको माने। कंपटीशन में तो बेसिकली क्या है कि आप लिमिटेड, कंपटीशन का मतलब ही होता है जैसे हमारी जॉब, लिमिटेड सीट्स लेकिन एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा,
खूब सारे एस्पिरेंट। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, पैरासाइटिक रिलेशनशिप। देखिए पैरासाइटिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है, एक होती है बॉडी, उसके अंदर होता है ये। तो ये बॉडी जो है बड़ी, इसको कहते हैं होस्ट, और ये है वो पैरासाइट। चलिए, हो सकता है। तो पैरासाइट क्या करता है असल में, इसकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है अपने सब्सटेंस, अपने जीने के लिए। वो इसकी चीज़ों को इससे न्यूट्रिएंट्स ड्राइव करता है, या फिर इसको हर्ट भी करता है। तो पैरासाइट होस्ट को हर्ट करता है। बेसिकली इसका एक इंटेस्टाइन होती है, अपने ह्यूमन इंटेस्टाइन में अपना टेप वर्म रहते हैं, वो इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल बनता है। तो मैं आपको वापस अपने क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ, तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ द पर्सन इज 60 केजी ऑन अर्थ एंड व्हाट वाज द मास ऑन मून। देखिए मैं आपको इसका बहुत बेसिकली बता दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वेट इज इक्वल टू एम जी। ये है वेट, मास इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब है ग्रेविटी जैसे ही चेंज होगी तो वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मास पूछा जाएगा तो मास चेंज नहीं होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मून पे जो जी है वो अर्थ की 1/6 हो जाती है। तो अर्थ पे अगर जी है, मान लेते हैं 90, तो मून में कितनी हो जाएगी ये जाके आपकी 90/6, दैट्स 15। तो वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होगा। अब हो सकता है आपको बात समझ आए। तो आप बेसिकली अगर आप इतना समझिए, मास चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अपने इंडिया में, लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन आपकी गुजरात की है। अगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश से शेयर करता है। ये दो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। थ्रू विच मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड नीड्स मीडियम। आपको पता होना चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, और कह सकते हैं स्पेस। साउंड की स्पीड एयर में आप जानते होंगे ये है करीब 343 मीटर पर सेकेंड। वाटर में ये और बढ़ेगी, और मटेरियल में स्टील है, आयरन है, उसमें और बढ़ेगी। साउंड नीड मीडियम, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है इंडिया में? शिमला। देखिए ऐसे कई इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बताऊं, मैं इस बहुत लंबा हो जाएगा इसको शेयर मैं करता, मैं इसको लेकिन आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा बताना जरूरी है। मैंने इसके लिए एक पीडीएफ बना रखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें कई सारे हैं। स्पीच एंड हियरिंग है आपकी, आर्बर्ट एरीज का है, नैनीताल में है। बीरबल इंस्टीट्यूट पैलेंट बॉल पैलेंट बायो बॉटनी, ये लखनऊ में। तो इसको हम का है, ये बहुत लंबा है, तो हम इसको शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप इससे देखिए, जो मल्टी है जिसमें कई हैं, जैसे आप देखते हो सेडेक कहाँ पे, सेंटर फॉर डेवलप्मेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ये कई जगह है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो सिंगल है, एलाइड हेल्थ केयर है आपका, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से एस्ट्रोफिजिक्स बहुत पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में, आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज इन बैंगलोर, वो बहुत पूछा जाता है। तो आपको मैं इसके पीडीएफ शेयर कर दूंगा, हो सकता है तो पूरा पढ़िए, लेकिन आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो उठा लीजिएगा। इसकी भी हम एक बार जैसे कुछ कुछ क्लास लेंगे, जिसमें हम पूरा थॉरली इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। आज पीवाईक्यू है, सो विल बी टचिंग वहाँ पे हम अभी तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ, नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी जापान। देखिए यूएनएससी के परमानेंट मेंबर अगर आपसे पूछे जाएं, तो वो है यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा प्लस 10 नॉन टेम्पररी मेंबर्स हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं। अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान भी यूएनएससी का एक नॉन परमानेंट मेंबर एज अ मेंबर सर्व कर रहा है। 2 साल का इलेक्शन होगा, फिर चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर वहाँ ऑप्शन होगा, तो आपको वो 5 ऑप्शन में से देखना है, फिर उसको करना है। चौहत्तर और रास तरंगिनी की कलन, ये एंशियंट इंडिया का थोड़ा सा पार्ट है। इसमें कई सारे आपके इम्पोर्टेंट उस टाइम राइटर हुआ करते थे। मैं इसमें कुछ एक आपको लाइट दिखाना चाहूँगा कि इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट थे। जैसे आप जानते हैं
अगर आप देखें तो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता ये वराहमिहिर की है। मैं इसको पीडीएफ डालूंगा। मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पंचतंत्र शिक्षा में बहुत कॉमनली आज मेरे हिसाब से बहुत पूछा जाता है। इंडिका मेगास्थनीज, ये ग्रीक थे, ये भी पूछा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र सबको पता है। चरक संहिता, चरक डॉक्ट्रिन, ये सर्जरी से रिलेटेड है। तो ऐसे ही आप देखेंगे इसमें कई सारी हैं। मैं आपको मतलब आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। रास्त्रिंग देखिए यहाँ पे आ रही है आपकी। कलहन, कामसूत्र, वत्स्यान, बुद्धिश्चारिता, अश्वघोष, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिए, बुद्धिचारिता, अश्वघोषा। ऐसे कर कर काली, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, कालिदास बहुत पूछा था। अभिज्ञान शकुंतलम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप कंपटीशन के अगर आप एग्जाम देखें तो ये बहुत ज्यादा, जैसे इसमें है विक्रम मोरवशी। जैसे आप कालिदास देखते हैं, मैं सबसे अच्छा आपको रेटिव तरीका बताऊं। आप क्वेश्चन देखते हैं, आप क्वेश्चन में मार्क्स खा गए, क्वेश्चन जो हम भी ट्राई कर, आप मात खा गए तो अब उससे रिलेटेड, जैसे कालिदास आप नहीं आंसर कर पाए तो कालिदास से रिलेटेड पढ़िए। हो सके मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं, आप जानते हैं आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, लेकिन आपको जो भी है शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा तो देखना ही है। तो आप कहीं मात खा रहे हैं तो आप उसके बारे में पढ़िए, वहीं से अभी कमी निकली तो आप वहां से आगे बढ़ेंगे। ये आपको मोटिवेट भी करेगा। मैं आपको आता हूँ अगले हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल है, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ, सॉरी, तो वर्ड हो नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। मालदीव नहीं मेंबर है। देखिए इसमें जो मेंबर है, अगर आप बिम्स्टेक को देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज, आप इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में जितनी मेंबर, अगर आप इंडिया का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ा करिए। एक मैप को देखने से बहुत ही आपकी ज्योग्राफी तो लगभग 40% 50% खत्म होती है, लेकिन ये चीजें बहुत रिलेटिव हो जाती हैं। इसमें आप जाएंगे तो, अगर आप बिम्स्टेक में जाते हैं तो आप इसको मिलेगा बांग्लादेश, जिसमें जिसका हेडक्वार्टर है। मालदीव्स नहीं है। आपको बताऊं, फिर आप जाएंगे इसमें थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ऐसे ऐसे इसके मेंबर हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो ये सार्क को काउंटर करने के लिए बनी थी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और इंस्टेक के, हाँ, इसमें श्रीलंका भी इसका मेंबर है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं भूटान है, इंडिया, म्यांमार है, बस थाईलैंड जिससे अपनी इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता, वो इसमें एक्स्ट्रा आपको दिखेगा। फुल फॉर्म, जैसे एस्टेब्लिशमेंट इसका 1987, फुल फॉर्म याद रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा टफ है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव आई फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, एयर एस्टेब्लिशमेंट 1997। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बिम्स्टेक है, जैसे आज के जो रिलेवेंट टॉपिक है वो ब्रिक्स है। ब्रिक्स बहुत पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स की रिलेवेंसी बहुत है। ब्रिक्स ब्रिक्स काउंटर करता है G7 वेस्टर्न कंट्रीज की, जो एक एलीट मान सकते हैं ग्रुप है, उसको काउंटर करने के लिए है। इसका 16 समिट हुआ था अभी कजान, रशिया में, जनवरी 2024 में। इसमें तीन आपको, चार आपको नए मेंबर दिख रहे हैं। चार नए मेंबर हो सकता है पूछे जाए, दैट्स इजिप्ट, इथियोपिया, IE, ईरान और UAE। प्रेजेंट में इसके पास जो जब ये स्टैब्लिश हुई थी तो इसमें BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा, दैट मेक्स S ब्रिक्स, एंड नाउ इट हैज 9। अब इसके 9 मेंबर हैं। सऊदी अरेबिया अभी इसमें वेटिंग पे है। इसके कजान में अभी अगर आप जाएं तो इनके फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे अटेंड करने के लिए। जो कजा इसके बाद जो ब्रिक्स का इनॉग्रल समिट वो रशिया है, 2009, ये येकटेरिनबर्ग में हुआ था। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्टालेजा समिट बहुत मशहूर है क्योंकि इसमें NDB बना था। इंडिया का UPI आजकल इसमें बहुत छाया हुआ है, मैं आपको बता दूं। बट बेसिकली ये अभी एक और चीज में जो रिलेटेड है, ये वर्ल्ड का जो पेमेंट सिस्टम है वो है स्विफ्ट, डॉलर का। इसको काउंटर करने के लिए भी एक अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम लाने वाले हैं। तो ये ब्रिक्स से थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप देखिए, व्हाट द फॉलोइंग डिजीज नॉट काई बाय वायरस, तो ये हो गई आपकी चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स होता है एक वायरस से। अगले क्वेश्चन में आप आए तो, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कब हुआ? तो 2013 में। मार्स माने मंगलयान आपका 2013 में है। तो मैं इससे रिलेटेड, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए,
देखिए चंद्रयान मतलब मून मिशन आप समझते होंगे। सबसे पहला 2008, फिर 9 में चला, फिर 19। अब इसकी टाइमलाइन है, पीडीएफ में आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा। लास्ट चंद्रयान 3 था जो लॉन्च हुआ था मून के लिए 14 जुलाई 2023। एक सन का जो मेन मिशन है वो हमारा आदित्य L1 है, इसका डेट है 2023। मार्स ऑर्बिटर मंगलयान जो आपने देखा वो पहला लॉन्च हुआ था 2013 में। अगला आप देखिए इसमें दो मिशन और हैं इंडिया के, एस्ट्रोसैट हैं और एक्सरे पोलैरिमीटर है। एक्सरे पोलैरिमीटर कॉस्मिक रेस के लिए और ये आपका सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। तो अगर हो सके तो आप इसको जरूर पढ़िए। अगला है अगर जो आपके अपकमिंग मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें गगनयान आप देखेंगे ये अनक्रूड है, मतलब इसमें लोग नहीं होंगे, ये भी अनक्रूड रहेगा। ये असल में इंडिया का मैन्ड मिशन का एक तरीके की, ये दोनों टेस्ट फ्लाइट होंगी, गगनयान 1 और 2। इसमें से आपका जो भी हम जो भी स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में जो भी हमारा व्हीकल होगा उसको यूज करेंगे। लेकिन जब 3 होगा, इसकी एक टीम अनाउंस करी गई है जो क्रू ऊपर जाएगा स्पेस में, वो गगनयान 3 से जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा है, नाइजर, नासा प्लस इसरो, ये एक इनका जॉइंट है, ये रिमोट सेंसिंग के लिए काम कर रहा है। मैंने आपको इसके कुछ बताए हैं, इंपॉर्टेंट हो गए, आप जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। अगला सवाल होगा हमारा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट 1546, अकबर और हेमू, ये इनके बीच में फॉट करी गई थी। अकबर ने इससे अपनी वापस मुगल सल्तनत को, अगर आप देखेंगे तो इसको वापस से स्टैब्लिश किया था। हुमायूं शेरशाह से हार गए थे। अगर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अगर आप जाएं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 है बहुत प्रोमिनेंट। पहली 1526 बाबर इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली। दिल्ली सल्तनत को बाबर और राणा सांगा ने मिलके, सिकंदर लोडी दिल्ली सल्तनत उस टाइम रूल कर रहे थे, पहली इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था आपका तोपों का। सेकंड में आप जहाँ से 1546 ये आप पढ़ ही रहे हैं। थर्ड है 1761 एम एस शाह अब्दाली वर्सेस द मराठास, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइड था असल में, कुछ इंडिया के साथ थे, कुछ इंडिया के अगेंस्ट थे। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप टाइम लाइन देखें तो ये 3 है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेडक्वार्टर इंटरनेशनल को, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड, यूरोप। दो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है। एक और होती है आपकी, मैं आपको अगले में बताता हूँ। इसमें जाए तो आप एक आईसीजे, जो आप पीछे पढ़ रहे थे, क्या आईसीसी, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बेसिकली यूएन जो बना था 1945, उसके बाद उसके चार्टर से तैयार की गई थी। आईसीसी रोम स्टैट्यूट से आती है, आपको पता, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये आई थी रोम स्टैट्यूट से। रोम स्टैट्यूट आया था 1998 में। तो ये एक यूएन बॉडी है, 1945 के बाद आई थी, ये 1998 के बाद आई है। इनका दोनों का बस ये ध्यान रखिएगा, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, द हेग, नीदरलैंड। ये मैंने आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता दी हैं। कोशिश है, हमारी कोशिश है आपको रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो भी आपको क्वेश्चन उससे देते रहे इंपॉर्टेंट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 552, राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाए 250, 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट। एक और होता है, बताता हूँ। और उसका अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु खालसा पंथ किसने स्टैब्लिश किया था? विच सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह, 9 सिख गुरु थे, तो इन्होंने खालसा पंथ को स्टैब्लिश किया था। विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में अगर आ जाओ तो आपको सेवन सिस्टर्स मिलती हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सेवन सिस्टर्स में कौन कौन है। सिक्किम नहीं है बेसिकली, जान लीजिए। सेवन सिस्टर्स में आपको मैं बताऊँ तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा।
थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक मिनट, हाँ ये इसको 7 कर देता हूँ। सबसे बड़ी आसाम है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे 7, इसमें सिक्किम नहीं है, ध्यान रखिए। सिक्किम से बहुत लोग ये बहुत कंफ्यूज करते हैं अक्सर क्वेश्चन में सिक्किम से रिलेटेड। तो हम इसको आगे क्लियर करते हैं, आपको आगे इससे रिलेटेड बताते हैं। अगले में अगर आप आते हैं तो अगला क्वेश्चन सेरिकल्चर से है। सेरिकल्चर से बहुत सिंपल है, सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें मलबेरी सिल्क पूछा जाता है अक्सर, रिपीटेड सवाल है। मलबेरी सिल्क रियर किया था, बेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। अगला है पिनाका। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का ऑप्शन था इसमें। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, तो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है। पिनाका रॉकेट सिस्टम आप जानते हैं एक्सपोर्ट ही किया गया है। ये एक्सपोर्ट किया गया था अजर सॉरी आर्मेनिया। आर्मेनिया किससे फाइट कर रहा था? अजरबैजान से। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप जानते होंगे रिसेंट में टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की साइड भी लिए थे अभी, जब इंडिया ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। स्ट्राइक डीप स्ट्राइक हार्ड। तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी। असल में देखिए ना, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ कुछ इनके फंक्शन थे। जैसे आप जानते ही होंगे कि इमरजेंसी कब लगी थी, 42nd अमेंडमेंट, ये इंदिरा गांधी लेके आई थी। तो अलग अलग हैं। फखरुद्दीन थे इनके टाइम प्रेसिडेंट। तो नीलम संजीवा रेड्डी वाज द यंगेस्ट व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट। फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड बनारस। सबसे पहले जो वंदे भारत आपकी थी, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन पूछा गया कहाँ चली थी। तो ये चली थी नई दिल्ली और बनारस के बीच में। वंदे भारत, इसकी स्पीड थी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की 180 kmph। अभी इसको 140 kmph पे हम चला रहे हैं। तो अगली अगर अगर एक और पूछा जाए इससे रिलेटेड सवाल की उसके बाद कहाँ चली, तो ये चली थी शायद गांधीनगर से अहमदाबाद, गांधीनगर से मुंबई या अहमदाबाद से मुंबई। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रीडम इज माई बर्थ लाइट, आई शॉल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल एक समय। सूरत स्प्लिट 1907 से रिलेटेड। नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे उस टाइम आपके। नरम दल में आप जानते होंगे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उस समय के। फिरोज शाह मेहता, मैं आपको बताऊं दादा भाई नारोजी, ये सब नरम दल के लोग थे। ये बिलीव करते थे कि आप पेटिशंस, छोटे लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशन और मतलब आप माइंडसेट चेंज कर सकते हो ब्रिटिशर्स का, अगर आप प्रॉपरली तरीके से उनके ऊपर अ, उनको एड्रेस कर पाओ। लेकिन जो गरम दल थे जिसमें आप देखते हैं इनमें से एक ये पार्ट है उसके बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ थे बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। तो ये तीनों एक करीब उस टाइम के एक्सट्रीमिस्ट थे। ये एफर्ट करते थे स्ट्राइक्स में, एजिटेशंस में, अलग टाइप के, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं कि आप बॉम्ब कर दें या मर्डर पे नहीं। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन देना, अपनी तरफ से एजिटेट करना, पूरे लेवल पे धरने देना, स्ट्राइक्स करना। तो ये बाल गंगाधर तिलक इन्होंने दिया था फ्रीडम, ये मेरा अधिकार है, मेरे पास होना चाहिए। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल वैलेंटिनो चायरॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैलेंटिनो चायरॉल, इन वैलेंटिनो चायरॉल एक उस टाइम आपके पोएट थे। इन्होंने इनको बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। मैं थोड़ा हो सकता है आपको तेज पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी। आप थोड़ा स्पीड देख लीजिएगा, हो सकता है आप पीडीएफ देंगे तो मैं आपको और धीरे पढ़ा सकता हूँ, या और स्पीड बढ़ाना होगा तो वो भी बढ़ाऊंगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैलेंटिनो चायरॉल का केस लड़ने के लिए भी बाल गंगाधर तिलक गए थे। ये होम रूल लीग से भी रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग से रिलेटेड। होम रूल लीग, बहुत एमिनेंट आदमी थे मेरे हिसाब से उस टाइम। देखिए आज लोग, बहुत लोग हैं लोगों को गाली देते हैं, अब जो फ्रीडम फाइटर्स थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। उस टाइम मेरे ख्याल से इंडिया की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 20 करोड़ के अगर भी आसपास थी। तो उसमें निकलना, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जैसे कई लीडर्स हैं, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना उनको कहते हैं, क्यों ना, चले उन्होंने बहुत एक एफर्ट जो उन्होंने बहुत डिफरेंट किया, उन्होंने पब्लिक को एक करके दिखाया।
मैं सेम ही जो उनके अगेंस्ट लोग कहते हैं कि वीर सावरकर थे, उनके खिलाफ भी लोग कहते हैं कि वो माफी वीर थे। एट दैट टाइम जब वो उस टाइम बैरिस्टर होना बहुत बड़ी बात थी। अपने कंफर्ट को छोड़ना, देश के लिए लड़ना वाज़ वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम। जो उन्होंने किया मेरे हिसाब से कई लोगों ने किया, किसी ने यंग एज में किया, भगत सिंह जो बहुत जिगर का काम था मेरे हिसाब से। तो उन्होंने उस टाइम किया, अपनी जवानी छोड़ी। कुछ लोगों ने लेटर्स अपनी पढ़ाई करके उस चीज में आए, कुछ लोगों ने शुरुआत से ही मान लिया कि हमें करना है। तो ये दो डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड था। साबरीमाला टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? केरला में। कभी हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा, दांडी मार्च जब हुआ तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? गुजरात के नवसारी। इट वॉज पार्ट ऑफ CDM 1931। दांडी मार्च भी 1931 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1931 में ये लॉन्च हुआ था। इसके तहत दांडी मार्च किया गया था। दांडी मार्च सॉल्ट जो भी सत्याग्रह था, इसके तहत गांधी जी ने एक मुट्ठी उठा के, मतलब एक तरीके से उस टाइम लीगल नहीं था सॉल्ट बनाना, तो उसको लीगल किया गया था। विच कनेक्ट श्रीनगर एंड ले जिला। वुडन क्लब न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये रशिया की मदद से एस्टेब्लिश किया गया था। प्रेजेंट में इंडिया 6 to 7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है न्यूक्लियर पावर से। अगर आगे वाला एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैतीपुर एक जगह है महाराष्ट्र में, फ्रांस की मदद से यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, इम्पोर्टेंट थी, जो मेरे को लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके बारे में आपको अच्छा डिस्क्रिप्टिव वीडियो दूंगा, क्योंकि इससे कई और, जैसे ग्रेफाइट का यूज़ है इसमें, कैडमियम का यूज़ है, और कूलेंट कहाँ कहाँ इंडिया में, जैसे आप जानते हैं नरोरा, तारापुर, बराक कहाँ पे है। तो एक बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा आपसे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ये क्वेश्चन, मतलब क्योंकि रिपीट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं इसका एक आपको अच्छा वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको अच्छा कंटेंट दूंगा इस रिलेटेड। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा। मैं ब्रिक्स बता दिया था। तो मैं असल में इसमें एक क्लास इंक्लूड करना चाहता था आपको पेंटिंग की, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो गई, तो आज हम ये एंड करेंगे इसको। मेरा ये इम्पैक्ट बोर्ड की तरफ से मैं अर्पित मिश्रा आज कंक्लूड करता हूँ कि क्लास PYQs की। होप करते हैं आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस चैनल को। हम मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की, प्रिसाइज करने की। आपको एक तरीके से हम आपको लैस करेंगे जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, मजबूती से आप उसको पढ़ें। और आप देखते रहें, हम इससे रिलेटेड और भी कंटेंट आपको जल्दी ही जल्दी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज़ बी विद अस। आप अच्छा फीडबैक दीजिए हमको, इट विल मेक अस प्राउड। पीपल गेट सेलेक्टेड ऑन इन्फॉर्मेशन। आप प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।